हम खबर देंगे आपको। जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म, आईनी कोर्ट के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। जराये का ऐसा बताना है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच बनाने का फैसला किया गया है। अहम खबर से मुतालिक आपको बता रहे हैं जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो चुका है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच बनाने का फैसला किया गया है। आपको बता रहे हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी था। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शरीक थे। और अब अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो चुका। आईनी कोर्ट के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। जराये के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच बनाने का फैसला किया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच बनाने का फैसला किया गया है। जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो चुका है। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रही हैं आईनी कोर्ट के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। जराये का ये बताना है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी था। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन शरीक थे। इजलास का अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे बशारत राजा से। जी बशारत, बताइएगा। जी, जुडिशल कमीशन का इजलास जारी था चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में, और इजलास में तमाम मेंबरान ने जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान ने शिरकत की है। और इसमें हवाले से जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है, और आईनी बेंच के 7 जजेस के नाम जुडिशल कमीशन ने दे दिया। जस्टिस आशा मलिक आईनी बेंच के लिए नामजद किए गए, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी बेंच में शामिल है। उनके साथ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी बेंच का हिस्सा है। जस्टिस हलाली भी आईनी बेंच में शामिल होंगे। कि आज के इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये पहला इजलास था जुडिशल कमीशन का, जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में हुआ। और इसमें टोटल 12 मेंबरान ने शिरकत की थी। 13वां मेंबर वो होगा जिसमें कहा मेंबर है, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर किया गया है। और आईनी बेंच में दीगर 7 जजेस के नाम भी जो है वो उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। जी अच्छा बशारत, ये भी बताइएगा कि 12 मेंबरान ने शिरकत की थी, कौन से मेंबरान शामिल हैं इनमें? जी, इसमें 4 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 4 जजेस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके मेंबर चेयरमैन है इसके, और उसके मेंबर हैं। उसके साथ जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल है। जबकि पार्लियामेंटेरियन में से मुस्लिम लीग नून की तरफ से शेख आफ्ताब, फारूक नाइक सेनेटर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शिबली फराज सेनेटर, और उमर अयूब जो मेंबर असेंबली अपोजिशन लीडर भी हैं। और एक इसमें नाम दिया था स्पीकर असेंबली की तरफ से मिसेस रोशन खुर्शीद बरूचा का नाम है। उसके साथ पाकिस्तान बार कौंसिल के एक मेंबर भी है अख्तर हुसैन शाह, जिन्होंने इस इजलास में शिरकत की है। और इजलास में मुत्फिका तौर पर ये फैसले किए गए हैं। अच्छा बशरत, ये भी बताइएगा 7 रुकनी आईनी बेंच बनाया गया है। मजीद ये 7 रुकनी बेंच में कौन कौन शामिल है? ये जो 7 रुकनी आईनी बेंच बनाया गया, इस आईनी बेंच के सामने तमाम आईनी दरख्वास्तें जो हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जो है वो उनके सामने लगेगी। जस्टिस आशा मलिक इस बेंच का हिस्सा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी सिंध से जो है वो इसका हिस्सा है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मंदोखेल ये बलूचिस्तान से इस बेंच का हिस्सा बने हैं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा से इस बेंच का हिस्सा 26वीं आईनी तरमीम में ये चीज जो बेंच होगा उसमें जो सूबे हैं उन सूबे से को दिया जाएगा। इस तरह तमाम 4 सूबे से तमाम को शामिल किया गया है। सिर्फ उसमें आशा मलिक जैसे अमीनुद्दीन खान का तल्लक है, वो इस बेंच के सरबराह बने हैं, आईनी बेंच के सरबराह। अब तमाम दरख्वास्तें हैं इस आईनी बेंच के सामने जारी। अब देखना यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ठीक है बशारत, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा रहनुमा PTI शुएब शाहीन हमारे साथ मौजूद है। माहिर कानून शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है। शुएब शाहीन साहब बताइएगा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जो है वो नामजद कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखें,
ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ جوڈیشل کمیشن کے اندر نیچرلی جو اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ میجارٹی گورنمنٹ کے لوگ ہیں، تو ان کو جو موسٹ سوٹیبل پرسن تصور کیے جا سکتے تھے وہ ان کے لیے وہی تھے جسٹس امین الدین صاحب۔ پہلی بات تو ہمارا اعتراض یہ ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ quorum non-juris ہے، انکمپیٹنٹ ہے، یہ غیر آئینی اجلاس تھا، یہ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ ابھی تک وہ تو 13 رکنی کمیشن کے ممبران ہیں اور 12 رکنی ممبران تو نہیں یہ فیصلہ کر سکتے تھے، تو لہٰذا یہ قانونی حکم تھا 26ویں ترمیم میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کے نمائندے زیادہ بیٹھے ہوں گے تو انہوں نے ظاہر ہے اپنی پسند ناپسند کے حساب سے ہی آئینی بینچ بنانے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ کسی لحاظ سے مناسب فیصلہ نہیں تھا اس طرح کا فیصلہ کرنا۔ بہرحال اب جو فیصلہ آیا ہے باقی تفصیلات آئیں گی تو اس کے مطابق ہم اپنا موقف دیں گے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ جے سی بی میں سیکریٹریٹ کے قیام اور ججز کی نامزدگی کا عمل مستقبل میں عدالتی تقرریوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوگا؟ دیکھیں بالکل ہوگا۔ اب یہ آپ امپورٹنٹ سمجھیں کہ آپ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جو ججز ہیں ان میں منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیر صاحب کو چھوڑ کے آپ نے جونیئر ججز کو آپ نے آئینی بینچز میں شامل کیا، یہ سب سے پہلی گورنمنٹ کی بدنیتی یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ ان کا مطلب ہے کہ ان کو آئین اور قانون نہیں چاہیے، ان کو صرف اپنی پسند ناپسند کے ججز چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے لے سکیں۔ اینڈ دیٹ از دی ریزن جس کی بنیاد پر یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا، 26ویں ترمیم کی گئی، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بار بار ترامیم کی گئی اور اس انداز سے ترامیم کی گئی کہ آپ کے پاس جو سینئرٹی کا پرنسپل ہے اس کو اوور رول کر دیا گیا اور صرف پسند ناپسند کی بنیاد پر ججز کو پک کیا گیا۔ نہ صرف اس سے ججز میں تقسیم پیدا ہوگی بلکہ یہ آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ تصور ہوگا۔ آزاد عدلیہ پر حملہ تصور ہوگا۔ شعیب شاہین صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب کہیے گا، آئینی کورٹ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان ہوں گے، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جب سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے اور حکومت یہ مسلسل کوشش کر رہی تھی کہ سپریم کورٹ کو اور اعلیٰ عدالتوں کو کنٹرول کیا جا سکے، اس سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ حکومت یا تو جسٹس امین الدین کو پہلے چیف جسٹس بنانا چاہتے تھے، وہ نہیں بنا سکے، تو اب یہاں پر اس کی کمپوزیشن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تبدیل کی گئی، اس میں 4 پارلیمنٹیرین شامل کیے گئے اور چیف جسٹس کا جو اختیار ہوتا تھا ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس کو یا ایک ریٹائرڈ جج کو اس کا ممبر مقرر کرنا، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار ختم کر کے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو اختیار کیا گیا کہ وہ ایک خاتون یا منارٹی سے کسی ٹیکنوکریٹ کو نامزد کریں گے، جو روشن خورشید بڑوچہ کو کیا گیا۔ تو اس طرح سے کمپوزیشن کو تبدیل کر کے اور اب جو آپ کو یہ بینچ کی تشکیل نظر آ رہی ہے، اس کے اندر آپ کو پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے 2 اور کے پی سے 1 جج جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور اس میں آپ کو جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ اس میں نہیں آپ کو نظر آئیں گے۔ 4تھے نمبر سے شروع ہوا ہے یہ کام، 4تھا، 5واں، 6واں، 7واں، پھر 8ویں نمبر پہ اثر من اللہ ہے، ان کو نہیں کیا گیا۔ 9 کا پک کیا گیا، 9 کے بعد 10 جو ہے اس کو ڈراپ کیا گیا شاہد وحید سے، پھر 11 پہ مسرت ہلالی ہیں، 12 پہ عرفان سعادت، 12 کو ڈراپ کیا گیا اور پھر 13 نمبر پہ نعیم اختر افغان، ان کو لیا گیا۔ اب ان میں سے مزے کی بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ اس جج کو بنایا گیا ہے جو اپنے فیصلوں میں یہ لکھتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پر حکومت عمل نہ کرے۔ اب یہ تو سراسر آئین شکنی کے مترادف ہوتا ہے کہ جب آپ آئین کے اندر یہ موجود ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے یا ایون ہائی کورٹ کے فیصلے یا تمام عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں ریاست کے تمام اداروں کے لیے، تمام شہریوں کے لیے، تمام جو آفیشل حکام ہوتے ہیں وہ پابند ہوتے ہیں کہ عدالتی فیصلوں پر عمل کرنا ان کے لیے لازمی ہے۔ یہ آئین پاکستان کے اندر درج ہے، لیکن سپریم کورٹ کے ججز جو اس میں سے جسٹس امین الدین ہے، جسٹس نعیم اختر افغان ہے، یہ ایک فیصلے میں لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر جو ہے کہ وہ عمل نہ کیا جائے۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ اکثریتی 8 ججز نے جو فیصلہ دیا اور 13 ججز جو ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ایک ایشو کے اوپر الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی، اس کے باوجود اگر 2 ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر حکومت عمل نہ کرے، وہ دونوں اس بینچ کے اندر شامل ہیں، ایک سربراہ ہے اور ایک سب سے نیچے نمبر کے اوپر جو ہے کہ وہ موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے کہ آئین شکن عناصر کو تقویت دے رہی ہے، آئین شکن افراد کو فوقیت دے رہی ہے، ترجیح دے رہی ہے، اور ایک ایسے جج کو بنایا گیا جس نے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے
एक फैसला दिया, और वो उनकी आइन शिकनी जो थी वो ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर उस पे एक रेफरेंस दायर किया जा चुका है, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास जो है कि वो 8 तारीख को होना है, 8 नवंबर को। तो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हो गई है कि यहाँ पे जो इस जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की ओपिनियन थी, सब जजेस की एक राय थी, लेकिन उसमें से अमीनुद्दीन ने जो है कि अपनी राय सियासी जो हल्के थे उनकी पलड़े में डाली, और ये अमीनुद्दीन वही हैं जो सियासी हल्कों को कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना करें। तो उनको सियासी हल्के जो है कि अब वो इस बेंच का सरबराह बना के उनसे तवक्को कर रहे हैं कि आयन के मुनाफी जितने इकदाम होंगे वो उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तो ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अच्छा, यानी खालिद साहब आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड हो चुका है ये मामला? में अगर आप देखेंगे तो जब ये सारा का सारा इसकी कंपोजिशन ही चेंज कर दी गई, और इस कंपोजिशन के अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 4 जजेस और बाकी जो 9 अफराद हैं वो सुप्रीम कोर्ट से उनका कोई तल्लुक नहीं है। अब आप 9 और 4 के कंपैरिजन तो देखें कि सुप्रीम कोर्ट में अब फैसले उन 9 अफराद ने जिनका सुप्रीम कोर्ट से दूर दूर का तल्लुक नहीं है, बैरूनी अनासर है, घुसपैठी है, एक किस्म की। ठीक है, खालिद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, माहिर कानून फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। फैसल साहब बहुत शुक्रिया एबीएन को वक्त देने के लिए। कहिएगा, आईनी कोर्ट के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आप जो ये मेंबर 7 मेंबर बेंच है, तो उसका बाकी मेंबरान भी जो है बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब हैं, तो उसमें जुडिशली तो सुपीरियरिटी किसी को होती नहीं है। वो तो क्योंकि तमाम जजेस होते हैं और तमाम के फैसले जो हैं वो काउंट होते हैं। तो अभी चारों सूबों में से जस्टिस आशा मलिक पंजाब से आई हैं, तो एक बड़ी बहुत ज़बरदस्त वो कॉन्स्टिट्यूशनल जज हैं। मोहम्मद अली मजहर साहब सिंध से हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त काबिलियत के हामिल हैं। मंदो खैर साहब बलूचिस्तान से हैं और चीफ जस्टिस रहे हैं, और फिर नईम अख्तर अफगान साहब हैं, और अमीनुद्दीन खान साहब, ये उनकी कंपोजिशन है। इसमें बेहतर होता है कि अगर आप जो लोग हैं, जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मनदीप साहब थे, वो सीनियर थे, तो बहुत बेहतर होता कि अगर उनकी सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए उनको भी बेंच में शामिल किया जाता, क्योंकि इससे जो मामलात हैं इसमें इख्तलाफात की या इस पर तनकीद ये होगी कि सीनियर जजेस को छोड़ के आपने जो टारगेट किया है मंसूर साहब को, मुनीर साहब, तो इस बुनियाद पर तनकीद ज़रूर होगी। और मैं समझता हूँ कि जो दोनों जजेस जो हैं बहुत ही आला रेपुटेशन के हामिल हैं, तो इनको, और कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत कम ऐसे लोग हैं जिसको ये दोनों साहिबान समझते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कॉम्पिटेंस लेवल तो होता है, लेकिन डेफिनेटली इस मुकाबला बहुत सख्त होता है। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर होता कि जो है ये मंदो खैर साहब बलूचिस्तान से थे, तो कराची या पंजाब से, उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, वो सूबे भी बड़े हैं, तो अगर आपने इस बुनियाद के ऊपर ही रिप्रेजेंटेशन रखनी है चारों सूबों से, तो फिर दो जजेस जो हैं वो होते और इनको रखा जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं इख्तलाफात और तनकीद की गुंजाइश रहेगी। बहुत शुक्रिया माहिर कानून फैसल चौधरी साहब, शुएब शाहीन साहब और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया।